नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 23 अक्टूबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ही। कल बीपीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है, जिसके अनुसार से आपका 71 का जो मेंस एग्जामिनेशन है ये मार्च अप्रैल में होगा। तो मान सकते हैं कि होली के आसपास में आपका एग्जामिनेशन हो रहा होगा। और पीटी रिजल्ट जो है वही है जो एक्सपेक्टेड था। पहले था कि भाई दिवाली से पहले आ जाएगा, लेकिन छठ के बाद ही अब नवंबर के फर्स्ट वीक में आप देख सकते हैं कि शायद पीटी का रिजल्ट आ जाए या नवंबर के सेकेंड वीक में, क्योंकि अभी तक इन्होंने फाइनल आंसर की भी जारी नहीं किया है। तो क्या पता शायद आजकल में जारी कर दें या 2-4 दिन में जारी करें। उसके बाद फिर छठ की भी छुट्टी हो जाती है। एक चीज़ और है जो बच्चे पूछ रहे हैं, दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। एक हैं जिन्होंने 70 का मेंस दिया हुआ है और उनका मेंस का रिज़ल्ट जो है वो दिसंबर में आने वाला है, और एक वो हैं जो 71 का पीटी जिन्होंने दिया है और साथ में एईडीओ के लिए भी सोच रहे हैं। ये बच्चे भी एईडीओ के लिए सोच रहे हैं और 70 मेंस जिन्होंने दिया है वो भी एईडीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं और 71 पीटी जिन्होंने दिया है वो भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ क्या करना चाहिए। जिनका 70 मेंस दिया है जिन्होंने और इंटरव्यू के लिए वो सोच रहे हैं कि मेंस अच्छा गया है या नहीं भी गया है, तो आपका मेंस का रिजल्ट दिसंबर में आएगा। उसके बाद ज़्यादा गैप नहीं दिया जाता है बंधुओं। तो कृपया करके आप इंटरव्यू की तैयारी करवाएं, डिटेल में करें। क्या क्या करना होता है ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट बस आपका लूँगा। इंटरव्यू के लिए बच्चे बोल रहे हैं कि वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए, लेकिन इंटरव्यू में होता क्या है ना, ठीक है मैं करंट अफेयर का करवा दूंगा, गाइडेंस के 1-2 वीडियो मैं करवा दूंगा, कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट से भी बात करूंगा, मैं उनके भी वीडियोज़ आपके लिए ले आऊँगा ताकि वो गाइड कर दें एक बॉय एक गर्ल इस प्रकार से कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, पुरुषों के लिए क्या। इंटरव्यू के लिए कोई वीडियो एज सच होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ना उसमें हर बच्चे का अलग अलग होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उनका जो इंट्रो होता है या उनका रिज्यूमे आप कह सकते हैं, जो भी आप कहें अपनी भाषा में, वो अलग अलग होता है। उनसे अलग अलग प्रकार की चीज़ें पूछी जाती है। इसलिए कोई एक सिलेबस नहीं है इंटरव्यू का कि मैं आपको वो वीडियो बना करके पढ़ाऊँ। मैं आपको गाइडेंस ज़रूर दूंगा कि भाई किस प्रकार से चीज़ों को डील करते हैं, और सेलेक्टेड स्टूडेंट से ही बात करूंगा, उनके पास समय होगा तो वो भी वीडियोज़ आपके लिए ले आएंगे। दूसरा चीज़ ये मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको करंट अफेयर में डिटेल में समझा दूँ कि क्या क्या पूछा जाता है, इंट्रो के सेक्शन में क्या पूछा जाता है, बिहार स्पेशल में क्या पूछा जाता है, ये सब मैं गाइडेंस वीडियो में आपको समझा दूँ। बाकी आपको क्या करना है, तो मिरर प्रैक्टिस नेसेसरी होता है, करना ही करना है। मिरर प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है, कैमरा खोल लीजिए लैपटॉप का, फ़ोन का, या फिर मिरर के सामने खड़े हो जाइए। कैमरा सबसे बेस्ट होता है क्योंकि आप उसमें देख सकते हैं और उसमें कैमरे की तरफ में देख करके बोलना होता है, अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना होता है डिटेल में। कॉन्फिडेंस आपका इससे बिल्डअप होता है। फिर आप जो मित्र सखी साथियों के साथ रह रहे हैं उनके साथ बैठ जाइए, 4 लोग बिठा दीजिए सामने बिल्कुल, और उसके समक्ष फिर बोलने का प्रयास कीजिए। ये प्रैक्टिस मस्ट होता है, हर सेलेक्टेड स्टूडेंट ये करता ही है। बीपीएससी की मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको जॉब वगैरह का इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। दूसरा, करंट अफेयर जो डेली न्यूज़पेपर है उससे तैयार करना है। मैगजीन से इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला मैगजीन पढ़ करके नहीं आता, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ करके आता है और वहीं से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा जो आपको ध्यान देना है वो बिहार स्पेशल, अपने ग्रेजुएशन और अपने ऑप्शनल पर ध्यान देना है। बिहार के जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस ज़िले से आते हैं, उसके अलावा जो आपका ऑप्शनल रहा है बीपीएससी में वो, और ग्रेजुएशन आपने जहाँ से किया है वो कॉलेज, वो शहर, और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। कृपया इस पर काम कीजिए। उसके साथ साथ कपड़े और बोलने का तरीका तो मायने रखता ही है, लेकिन सबसे पहले ये नॉलेज मायने रखता है, अपीयरेंस तो मायने रखेगा ही रखेगा। इस पर ज़रूर ही काम करें। क्या एईडीओ के लिए पढ़ें? मैं फिलहाल आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एईडीओ के लिए रोज़ 1-2 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई ऐसा उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि मेंस जो है मार्च अप्रैल में होगा, तो आप आसानी से 2 एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट करें, जो इंटरव्यू है और एईडीओ पर आप कर सकते हैं। मेंस की तो आपकी तैयारी थी, अब थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। जिन्होंने 71 पीटी दिया उनको क्या करना चाहिए, उनको एक ही चीज़ करना चाहिए, आप मेंस के प्रिपरेशन अच्छे से करें और एईडीओ का साथ में भी करें। पीटी का रिजल्ट तो बस आने ही वाला है। पीटी का रिजल्ट आ जाएगा 5-7 दिनों में या अगले सप्ताह तक, तो उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा आपको मेंस देना है या नहीं देना है।
अगर मेंस देना होगा तो फिर मैं आपको AEDO के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर आप मेंस के लिए 100% समय देंगे। और अगर आपका PT में सिलेक्शन नहीं होता है तो अच्छा रहेगा कि आप AEDO के लिए सोचें, उसका प्रैक्टिस करें। कंपटीशन भी थोड़ा सा ज़्यादा है, कई सारे बच्चे बिहार SI भी देंगे, वो भी शायद जनवरी में ही हो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जनवरी में ही शायद या उसके बाद हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसलिए आप AEDO के लिए ध्यान दे सकते हैं अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग भी सही है तो। अगर नहीं सही है मैथ्स रीजनिंग, अगर आप BPSC के लिए डेडिकेटेड करना चाहते हैं तो फिर कुछ भी मत देखिए, कुछ भी इधर उधर का किसी एग्जामिनेशन के बारे में मत देखिए, केवल मेंस के प्रिपरेशन डिटेल में लिखते हुए करिए अभी से, वही सही रहेगा। समय ज़्यादा अगर मिलता है ना किसी एग्जामिनेशन के लिए तो कंपटीशन भी डबल हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा 1.5 महीने मेंस नहीं तैयार कर सकता था उसको अब 4 महीना मिल रहा है, 5 महीना मिल रहा है, वो मेंस की अच्छे से तैयारी कर सकता है हर हिस्से की। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि मेंस पर डिटेल में ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने 71 BPSC PT दिया है और 75 मार्क्स से ज़्यादा आपके बन रहे हैं, या अभी PT का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तो आपको ध्यान देना ही है। ओके, बाकी AEDO के लिए प्रैक्टिस अवश्य ही करें। जिन्होंने PT दिया 71 का और PT में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो AEDO के लिए ज़रूर ही करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि आसान है ये एग्ज़ाम और सही जॉब भी है। ओके, देखिए आज का न्यूज़ क्या क्या है, बाकी इसको लेकर के मैं डिटेल गाइडेंस वीडियो एक अलग से भी दूंगा। इंटरव्यू के लिए तो मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जो लोग सेलेक्ट हो गए ना उनसे आपकी वार्तालाप करवा दी जाए। देखिए क्या है आज का हेडलाइन, मोदी जी और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद से ट्रंप की जो आदत है वो हमेशा का लंबा लंबा फेंकना, वही वो फेंक रहे हैं। AEDO के लिए मैं भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, बेहतरीन होता है क्विज सेट, 90 to 100 क्वेश्चंस डेली आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, सेलेक्ट कर सकते हैं करेक्ट आंसर को, स्कोर देख सकते हैं, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर उसका PDF भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, पिछले कुछ PDF बाकी है तो वो भी आज कल में मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, टाइप हो रहे हैं ना वो, तो आप जुड़ सकते हैं, जुड़ना हो तो बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। आंसर राइटिंग भी चलता है। तो ये तो छोटा सा न्यूज़ हो गया, डेली ही बातचीत हो रही है आजकल। वन नेशन ए फ्यू परिवार्स, ये इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन है। इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन क्या किया है सबको पता ही होता है। इन्वेस्टिगेशन का इसमें क्या था, डेटा इंटरनेट पर मौजूद है, आप ADR के वेबसाइट खोलिए, उसके बाद वहाँ से पढ़िए कि देखिए कितने परिवारवादी लोग हैं, हर चीज़ आपको मिल जाता है। इन्होंने वन नेशन ए फ्यू परिवार अर्थात पूरे देश का शासन जो है कुछ परिवारों के द्वारा किया जा रहा है, ये इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक परिवारवाद का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, भारतीय राजनीति में कारण और उसके परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि यह सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा टॉपिक जो है, KBC में एक बच्चा आया था, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया हुआ है, KBC में एक बच्चा आया हुआ था जिसने बहुत ही अटपटे ढंग से जवाब दिया। बहुत सारे लोगों ने उसको ट्रोल भी किया, जबकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनको ट्रोल करने पर आप पर भीषण चार्ज लग सकता है, कभी भी नहीं करना चाहिए, गलत होता है। बच्चे की गलती नहीं होते, बच्चे वाइट पेपर होते, उस पर आप जो लिखोगे वही हो जाता है। तो उस टॉपिक को लेकर के 6 पैकेट सिंड्रोम करके एक होता है, उसको ज़रा हम लोग आज समझेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल आर्टिकल आया हुआ है, उसको ज़रा डिटेल में समझेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है बंधुओं, पहला टॉपिक वही है 6 पॉकेट सिंड्रोम इसको कहा जाता है। इंग्लिश में भी हिंदी में भी यही कहते हैं इसको, इसलिए इसको याद रखिएगा। 6 पॉकेट सिंड्रोम आपसे पूछ सकता है, कहाँ पर पूछ सकता है, BPSC पेपर 2, BPSC GS2 पेपर जो होता है, इसमें सोशल इश्यूज जुड़ा हुआ 1 से 2 सवाल रहते ही हैं, गारंटेड होता है तो होता है। जैसे जातिवाद, जैसे महिलावाद, जैसे कास्ट के बात मैंने कर दी, जैसे रिलीजन को लेकर के जो बढ़ रहा है कट्टरता, उस पर आधारित भी सवाल पूछेगा और शानदार सवाल पूछा BPSC ने। इसके अलावा कास्ट का पूछा है, कास्ट एंड डेवलपमेंट का इशू पूछा है, कास्ट एंड डेवलपमेंट का पूछा है, गरीबी पूछ लिया जाता है, ये सब सोशल इशूज में भी आते हैं कई सारे, और समानता, छुआछूत, ये सब भी पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार का 6 पॉकेट सिंड्रोम जो है BPSC GS पेपर 2 में, UPSC पेपर 4 इथिक्स में आपसे पूछा जा सकता है कि यह क्या है, या फिर सोशल इशूज़ के भी पेपर में पूछा जा सकता है। कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में एक बच्चा आया जो ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, मतलब कंसंट्रेट नहीं करना। वैसे भी कहा जा रहा है कि अब जो कंटेंट बनते हैं, आप जो रील देखते हैं, जो शॉर्ट वीडियो देखते हैं, उसने पता है क्या किया है, मैं भी देखता हूँ, सब देखते हैं, 20 सेकंड का आपका कर दिया है। कंसंट्रेट करने का जो अवधि है वो 20 सेकंड होता है। पहले 20 सेकंड में अगर आप किसी को कंसंट्रेट कर पा रहे हैं तो आपका रील हिट होगा, नहीं तो नहीं हो पाता है। यही चीज़ हर जगह हो गया है।
अब लोग सामान्य चीज़ों से ज़्यादा इस प्रकार की चीज़ें जो ज़्यादा उनको बांधती हैं उसकी तरफ में उनका ध्यान जाता है। इसी प्रकार के कारण, इसी सब कारणों से कई सारे बच्चे जो हैं, या यंग जनरेशन भी कह सकते हैं, फिलहाल तो यहाँ बच्चों की हम लोग बात करेंगे, उनमें एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि ओवर कॉन्फिडेंस और चीज़ों को बिना समझे ही उस पर एक्शन लेना, बिना समझे ही, बिना किसी चीज़ को गहराई से समझे उस पर एक्शन लेना। और दूसरा मैंने क्या बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस कि हो ही जाएगा। आप सब में से बहुत सारे लोगों की ये चीज़ होगा। कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में बच्चे का अमिताभ बच्चन के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार ने जनरेशन अल्फा में, ये नया जनरेशन है, जेन जी के बाद 1996 से लेकर के और 2010 है शायद, आई थिंक, दिखा दूंगा मैं आपको, वहाँ तक के जनरेशन को जेन जी कहा जाता है। उसके बाद अल्फा जनरेशन है ना। ओवर इंटेलिजेंट पेरेंटिंग अर्थात क्या मतलब होता है इसका, अत्यधिक लाड़ दुलार वाले पालन पोषण में बहस छेड़ दी है, जिसे विशेषज्ञ 6 पॉकेट सिंड्रोम से जोड़ रहे हैं। अब यह पूछा जा सकता है यह किससे जुड़ा हुआ है, क्या होता है यह, इसको मैं जरा समझा देता हूँ। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 6 पॉकेट सिंड्रोम एक ऐसा शब्द है जो चीन के वन चाइल्ड पॉलिसी के दौर में आया। 1979 से 2015 का जो वन चाइल्ड का पॉलिसी था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चीन की पॉलिसी, इस दौरान आया। उसने यह उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक बच्चा 6 वयस्क, 2 माता पिता, 4 गैरेंट पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी के अत्यधिक स्नेह और संसाधनों की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। जब आपका जॉइंट फैमिली होता है, हमारा जॉइंट फैमिली तो कुछ और ही था, वहाँ ऐसा थोड़ी नहीं होता था, लेकिन अब जो है, अब एक ही बच्चा है कोई, उसके माँ बाप हो गए, दादा दादी हो गए, अब साथ में रहते हैं तो ठीक है, नहीं भी रहते हैं तो भी 6 लोगों के बीच में एक बच्चा है। वहाँ से ये चीज़ पनपा है कि 6 लोग जो हैं उसके सभी संसाधनों की पूर्ति उसके बोलते ही कर देते हैं या बिना मांगे ही कर देते हैं। इससे बच्चों में ना सुनने की जो कैपेबिलिटी है ना सुनने की, या हार जाने की, या फेल हो जाने की कैपेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही शून्य हो जाती है। तो फेल हो जाने की कैपेबिलिटी का मतलब है कि असफलता को नहीं झेल पाने की, आप ना बोल दो किसी चीज़ को लेकर तो अत्यधिक एग्रेशन की, ये कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, जिससे उसको सोशल लाइफ आगे चल करके परिवार के बाहर भी तो निकलेगा, वो डील करने में उसको समस्याएं आती है। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण बच्चों में हकदारी, यह भावना विकसित होती कि हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, और अगर नहीं पूरी होता है तो उसको पूरे करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर वो फेल होता है, असफल होता है, या उसको अस्वीकार कर दिया जाता है कहीं पर भी, पर्सनल जीवन में, एजुकेशनल में, तो वो फिर गलत स्टेप उठा सकता है। आप समझिएगा कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे अनुशासन, धैर्य, सहानुभूति के लिए कम स्थान उसके अंदर का बचता है। और इसीलिए आपने देखा होगा उस बच्चे के वीडियो को जिसमें अमिताभ बच्चन को कह रहा है कि मुझे नियम कानून मत बताइए, मुझे सब पता है, आप आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या है, आप किसके सामने बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, ये चीज़ें आपको अनुभव नहीं हो पाता है। भारत में 6 पॉकेट सिंड्रोम शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों में सामान्य है, जहां कामकाजी माता पिता लाड़ प्यार करने वाले गैर पेरेंट्स बच्चों की देखरेख करते हैं, उन्हें उपहार व छूट प्रदान करते हैं। कुछ भी किया तो अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, ये चीज़ गलत होता है, गलत पर टोकना पड़ता है आपको, और हर चीज़ बोलते ही नहीं मिलना चाहिए, ये गलत होता है। 50 रुपये मांगे तो 30 दो, 20 अपना नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना मांगा है उससे कम दो। ये एक तरीका होता था, पहले पेरेंट्स यूज करते थे कि उसको ये अनुभव करवाया जाए कि आप जो चाहोगे जीवन में आपको वैसा का वैसा ही नहीं मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए अगला क्या है, इसमें ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन में। यह अत्यधिक लाड़ प्यार बच्चों में यह भावना उत्पन्न करती है कि वे तुरंत मांग करने और पुरस्कार पाने के योग्य हैं, बिना यह समझे कि प्रयास, सीमाएं या परिणाम क्या हो सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है बंधुओं, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ। यह दर्शाता है कि समाज जिम्मेदारी आधारित, जहाँ बच्चे योगदान देते अनुकूल करते हैं, अधिकार आधारित, जहाँ बच्चे आराम और देखभाल के अधिकार का अनुभव करते हैं, समाज की ओर बदल रहा है। एविन गॉफमैन है, इन्होंने नाटकीय दृष्टिकोण यह बताता है कि आधुनिक बच्चे परिवार और मीडिया के प्रभाव में ऐसी भूमिकाएं निभाना सीखते हैं जो स्वीकृत आकर्षित करे, बजाय कि चरित्र निर्माण में सहायता करे। आकर्षण, लोगों को अट्रैक्ट करना अपने प्रति, यह मूल उद्देश्य हो गया है। ये नहीं कि क्या सही है, ये कि क्या लोग देखना चाहते हैं।
यही चीज़ आपने सब जगह देखा होगा, यूट्यूब पर भी आपको यही देखता है कि जो आप देखना चाहते वही मैं दिखाऊंगा आपको, ये नहीं कि आपके लिए क्या सही है। तो वही चीज़ इन बच्चों के साथ भी होता है कि चरित्र निर्माण से भी ज़्यादा जो स्वीकृत और आकर्षित करती है उन चीज़ों की तरफ में बढ़ना होता है। इस दृष्टिकोण में बचपन में नैतिक शिक्षा के बजाय सामाजिक स्वीकृति का मंच बन जाता है। जिंगटन बॉमन, ये सब क्या हैं, अलग अलग एक्सपर्ट हैं चाइल्ड से जुड़े हुए इशूज़ के। लिक्विड मॉडर्निटी यह कहती है कि आज का समाज तत्काल संतोष, बदलती पहचान और सामाजिक दृश्यता को दीर्घकालिक भावनात्मक स्थिरता पर प्राथमिकता देता है। प्रायोरिटीज आज के सोसाइटी की बदल गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या है ये, क्या इसके परिणाम होते हैं, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कम असहनीयता, पुरस्कार मांगने वाला व्यवहार, रिवार्ड डिमांडिंग बिहेवियर। वे प्यार को भौतिक पुरस्कार से जोड़ देते हैं कि अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो ये नहीं होगा कि आप मेरे साथ बैठेंगे, बल्कि आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लाएंगे। बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। भावनात्मक अपरिपक्वता, धैर्य, सहानुभूति इत्यादि खत्म ही हो जाता है। आत्मनियंत्रण की सीमित क्षमता, मतलब सेल्फ कंट्रोल तो होता ही नहीं है। देखा भी होगा आपने आस पड़ोस में ऐसे बच्चों को। निर्भरता व संवेदनशीलता, बच्चा असफलता या सहपाठी दबाव का सामना करते समय स्वायत्तता एवं मानसिक दृढ़ता के साथ संघर्ष करता है कि क्या सही है क्या गलत, उसको नहीं पता चल पाता है। गंभीर मामलों में तो ऐसे बच्चे अपनी इच्छाओं से वंचित होने पर गुस्सा, आक्रामकता या चिंता प्रदर्शित कर सकते हैं। चाइल्ड में डिप्रेशन की भावना है। डिप्रेशन शब्द जब तक पता नहीं था, जब तक सुना नहीं था, हाल फिलहाल तक 2020 में कोरोना आया ना, उस समय तक, तब तक पता नहीं था कि ऐसी भी कोई चिड़िया होती है दुनिया में। लेकिन अब जो नए नए टर्म आ रहे उसमें चाइल्ड डिप्रेशन, छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है। ये साइंटिफिक है और ये कोई गलत नहीं है। हमारा सोसाइटी के, हमारे जो आसपास की सोसाइटी है उसका इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि आप कहीं भी रह रहे हो, आप गांव में रह रहे हो या आप दिल्ली में रह रहे हो या आप बेंगलोर में रह रहे हो या विदेश में रह रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो हर जगह एप्लीकेबल है। आप ग्लोबल दुनिया का मतलब यही है कि सब कुछ सब जगह उपलब्ध है, कोल्ड ड्रिंक भी और डिप्रेशन भी। दीर्घकालिक परिणाम क्या है? 6 पैकेट सिंड्रोम के तहत पाले गए बच्चे प्रायः अहंकारी, इगोइस्टिक और व्यवहार विकसित हो जाते हैं जो संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, जैसा देखा गया है। समय के साथ उनकी आक्रामकता, नशीली दवाओं का उपयोग, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ता जाता है। इसीलिए बच्चे कम उम्र से ही नशा और इत्यादि चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। मैं जिस सर्कल में रहा, गांव में भी, कॉलेज में भी, यहाँ भी, बहुत सारे उसमें नशेड़ी थे। मतलब इस तरह के थे, सुबह में ब्रश करने से पहले ड्रिंक कर लेते थे। लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं किसी से तो आपके ऊपर कभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब आपको ये लगता है ना कि नशा करना, इस तरह के बिहेव करना स्टेटस होता है, कूल होता है, जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाता है और आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप फॉलोअर बन जाते हैं, तब आप इन चीज़ों की तरफ में बढ़ते हैं। अगर आप में नहीं होगा फॉलोअर बनने की कैपेबिलिटी, तो आपके सामने ही कोई बैठ करके क्यों ना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरेशन अल्फ़ा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? अल्फ़ा जनरेशन जो है, अधीरता और तत्काल असंतोष, इम्पेशेंस होते हैं, इंस्टेंट, उनको सब कुछ चाहिए होता है। अत्यधिक आत्मविश्वास और हकदारी, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, चीज़ों से भरे हुए होते हैं। कभी कभी सही भी लगता है लेकिन यह मैक्सिमम टाइम नुकसान पहुंचाता है। व्यवहारिक मानदंडों का क्षरण, जो हमारे नॉर्म्स थे वो तो ख़त्म ही हो गए हैं। अब उनके लिए मायने नहीं रखता आप उनसे उम्र बड़े हो छोटे हो, कोई मायने नहीं रखता। आप महिला हो पुरुष हो, सबको एक ही जैसे ट्रीट करते हैं वो, है ना। भावनात्मक संवेदनशीलता और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उससे उत्पन्न हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों में दुश्चिंता, चिड़चिड़ापन, आत्मसम्मान की समस्याओं का स्तर बढ़ता दिख रहा है। सामाजिक व सहानुभूतिपूर्ण कौशल में गिरावट, उपभोक्तावाद, प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता उनकी बढ़ रही है। डेटा व गोपनीयता का जोखिम बढ़ रहा है। आने वाले समय में अगर पूरा जनरेशन को आपको परेशान करना हो तो कुछ नहीं करना है, इंटरनेट बंद कर दो, क्योंकि वो जी ही नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन के बिना जी लेंगे, इंटरनेट के बिना नहीं जिएंगे। उनको गूगल मैप बंद कर दो और बोलो कि अब चलो यहाँ से, कहीं नहीं जा पाएंगे। पहले के लोग तो गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर भी सब जगह चले जाते थे, अब वो कहीं नहीं जा पाएंगे। तो बड़ा आसान होगा आने वाली जनरेशन को निपटाना, ख़त्म करना। तो इस प्रकार की चीज़ें भी उत्पन्न हो रही हैं। जनरेशन अल्फ़ा के लिए पालन पोषण समाज का सुधारात्मक मॉडल क्या हो सकता है? अब यहाँ से थोड़ा सा सही तरीके से समझिएगा क्यों मैं ये बता रहा हूँ। पहले आपसे पूछेगा कि 6 पैकेट सिंड्रोम क्या है।
पूछेगा कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, कारण क्या है। अब आपसे पूछेगा कि हाँ भाई अब समाधान बताओ, तो क्या क्या हो सकता है। पुरस्कार को अधिकार नहीं बल्कि प्रयास से जोड़ें कि आपको जो गिफ्ट मिला है ये आपका राइट नहीं है, बल्कि हमारी इच्छा हुई और आपने कुछ अच्छा किया तब जाके आपको मिला है ना। और ये होना ही चाहिए। गलती करने पर दंड और कुछ अच्छा करने पर पुरस्कृत किया जा सकता है। ये पुरस्कृत करना भी जरूरी नहीं होता। हमें तो स्कूल के अलावा कोई पुरस्कार नहीं कभी मिले, तो ये भी समझाना पड़ेगा हमें आज की जनरेशन को। अर्थात अत्यधिक लाड़ दुलार प्यार से बच्चे खराब होते हैं। जो पहले बोला जाता था वो भी सच है। भावनात्मक लचीलापन उत्पन्न करना, नियंत्रित विफलता मतलब असफलता का स्वाद तो उनको लगना ही चाहिए जीवन में। जब आप पहली बार बीपीएससी पीटी दिया होगा ना आपने, आप फेल हुए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि जीवन इतना आसान नहीं है। उससे पहले तो लगा होगा रैंक 1 से नीचे तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। ये सब पागल लोग बैठे हैं जो 5-5 साल से यहाँ बैठे हैं, सब बेवकूफ़ हैं। यानी कि असफलता ने आपको सिखाया कि बेटा जहाँ हो वो तुम्हारा स्थान नहीं है, दुनिया कुछ और है। अर्थात असफलता उनको मिलना ही चाहिए। रचनात्मक आलोचना जो वो कर रहे हैं उसमें जो कमियां हैं उनको क्रिएटिव वे में बताना ही चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। समस्या समाधान से धैर्य, अनुकूलनशीलता, भावनात्मक विनियम का विकास होता है। बच्चों को कम्युनिटी के बीच में बड़ा करना। अब क्या हो गया है आजकल, पैसा ज़्यादा आने से एक घर है, 3 टीवी है उसमें लगा हुआ, तीनों अलग अलग रूम में, तीनों का अलग अलग फ़ोन है, 3 लोग रह रहे हैं, तो बच्चे रह रहे तो उनके अलग से घर होते हैं। हर चीज़ ही अलग होता है उनका, उनको शेयर नहीं करना पड़ता है चीज़ें। जबकि हम जो ज्वाइंट फैमिली में बड़े हुए हैं हमें हर चीज़ शेयर करना पड़ता है, पड़ा है। तो इससे क्या होता है ना, आपके अंदर सामाजिक भावनाएं, कम्युनिटी, शेयर करने की चीज़ें, आपको कम संसाधन में सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, ये चीज़ सीखना पड़ता है। और ये आप बचपन से ही ज्वाइंट फैमिली में सीख जाते हैं। हर चीज़ उनको अलग प्रोवाइड करवा देने से क्या होता है, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। आपके उनके ऊपर उनकी निर्भरता जीरो है, सिर्फ मनी का रहता है। तो जिस दिन कमाना शुरू करेंगे उस दिन वो भी निर्भरता खत्म, यानी कि अब आपसे उनको कोई मतलब ही नहीं। ये एक नया समस्या उत्पन्न हो रहा है। उत्तरदायित्व को बढ़ाना, सहानुभूति, सहयोग, नागरिक उत्तरदायित्व सिखाने के लिए प्रयास करना, स्नेह और सीमाओं में संतुलन बनाए रखना, ज़्यादा लाड़ दुलार नहीं करना, बीच बीच में कभी कभार डंडे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। अब ज़रा वन नेशन फ्यू परिवार को देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए आप गए 70 बीपीएससी इंटरव्यू, पूछ सकता है, ये क्यों नहीं पूछेगा 6 पैकेट सिंड्रोम। आपको लग रहा है लेकिन ये सामाजिक समस्या है, अब बहुत गहरी समस्या है ना। उसी प्रकार से वन नेशन फ्यू परिवार जो है, हमारे इतने बड़े 140 करोड़ के देश में, 140 करोड़ जिसकी जनसंख्या है, 150 टच कर जाएंगे हम लोग, 142-43 तो बहुत पहले ही था। उसमें कुछ 100 परिवार जो हैं वो पूरे देश पर शासन करते हैं, और इसको हम एक सच्चा लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो क्या इसके कारण है, क्या यह सही है, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या इन परिणामों को बदला जा सकता है, क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है, इस समस्या को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और ख़त्म करना क्या अनिवार्य है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि परिवारवाद क्यों बुरा है, अच्छा क्यों नहीं है। भाई सही तो है। अब लालू जी नेता बने अपने बदौलत, ये तो हमेशा सम्मान करना चाहिए पहली पीढ़ी के नेता को। जैसे लालू जी हो गए, भले आप उनकी कुछ नीतियों से असहमत हो, सहमत हो, लेकिन अपने बदौलत बने हुए हैं, है ना। पहली बार उन्होंने जूता पहना तो उनके जूते पहनने नहीं आ रहे थे, क्योंकि उंगली बिल्कुल दूर दूर था, बचपन से कभी नहीं पहना था उन्होंने। मोदी जी हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई। नीतीश कुमार हैं, अपनी पीढ़ी के आए हुए नेता हैं। अब लालू जी के बाद कौन भाई सबसे बड़ा उम्मीदवार होगा, तो लालू जी ने अपने बेटे को थमा दिया। इसी प्रकार से कांग्रेस में भी है, इसी प्रकार सपा में भी है, इसी प्रकार से और भी पार्टियों में है। एक में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, बड़े स्तर पर। बाकी उसमें भी बाल बच्चों को सेट करने की कैपेसिटी उसमें है ही, और करते भी खूब हैं। पर पार्टियों पर मत जाइएगा, आपकी आइडियोलॉजी और किसी पार्टी से बिलोंग करते हो। मैं आपको समस्या पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे पार्टियों के नाम लेने पड़ेंगे, आपसे ही बोलूँगा आप एग्जाम में पार्टियों के नाम लीजिएगा, आंकड़े लिख दीजिएगा, और उसके अलावा कुछ भी मत लिखिएगा। कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना किसी पार्टी का, किसी की कोई तारीफ नहीं करनी, नथिंग, ठीक है। वन नेशन फ्यू परिवार यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग पार्टियाँ जो हैं वो बल्क में अभी भी परिवारवादी हैं, मतलब कि अलग अलग परिवार जो हैं उसमें रूल करते हैं।
किसी क्षेत्र से एमएलसी बने, विधायक बने, एमएलए बने या फिर सांसद बने, जो भी बनते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उनमें मैक्सिमम लोगों का परिवार से कोई ना कोई कनेक्शन होता है। किसी पार्टी में ज़्यादा है, किसी में कम है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कदाचित एक ही हाल है। ठीक है, जरा देखते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया आखिर, उसके बाद से कारण परिणाम पर चलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत की राजनीति वंशवाद का बोलबाला है। वंशवाद यहाँ पर तूती बोलती है उसकी। कुल 5,294 वर्तमान विधायक हैं देश भर में, 5,294 वर्तमान विधायक हैं। एमपी, एमएलए, एमएलसी मिला करके सबको, विधान परिषद मिला करके सबको, जिसमें से 23% लगभग में 1,174 जो हैं वो वंशवादी हैं, किसी न किसी डायनेस्टी से, परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसमें पहले भी नेता वगैरह रहे हैं। अगर यही चीज़ ज्यूडिशरी के लिए निकाल लिया जाए तो 23%, मुझे लग रहा है 50% हो जाएगा। खैर, अभी हम लोग अब बात करें विधायिका की। ये वंशवादी ज़्यादातर ऐसे हैं जो अपने माता पिता, दादा दादी, चाऊ ताता, चाचा ताऊ, रिश्तेदारों की राजनीतिक विरासत पर सवार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीति लाइनेज, वंश परंपरा बनाए रखते हैं लोकतंत्र के लिए, यह एक बड़ी चुनौती है। तो अब तो ये चुनौती हो गया, लोकतंत्र की चुनौती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या है ये सब, भाई इशू क्या है, ये क्यों ये समस्या है अभी तक। कुल परिवार 989 जिनमें वर्तमान विधायक हैं, वंशवादी विधायक 1,174, कुल 23%। एक से ज़्यादा वंशवादी वाले परिवार 149 हैं। लोकसभा में 85% वंशवादी हैं, राज्य विधानसभाएं 24% और विधान परिषदों में 19.5%। 85% जो नेता हैं लोकसभा इत्यादि में, वो किसी न किसी वंश से जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए क्या है। अब तो आजकल अगर आपको विधायक का टिकट चाहिए तो अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर बन जाइए, अब भोजपुरी गाना गा लीजिए अश्लील, तो भी आपको मिल जाएगा टिकट, है ना। तो ऐसे लोगों को भी टिकट मिल रहा है। प्रमुख दलों वंशवाद का हिस्सा, 100+ विधायक वाले दलों की यहाँ पर बात की गई है। देखिए क्या क्या है। बीजेपी में 2,078 विधायक हैं कुल देश में, जिनमें 387 जो हैं वो वंशवादी हैं। अभी भी इसी पार्टी का जो है वो परिवारवाद में रिकॉर्ड थोड़ा सा सही है। मुझे नहीं पता आप इसको सही मानते हैं, गलत पता है, मैं आपको बस आंकड़ा पढ़ा रहा हूँ। मुझे नहीं मतलब बीजेपी सही है खराब है, आप जाने। वंशवाद का परसेंट 18.6% है। ठीक है, सबसे कम वंशवाद, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में ये स्थिति सही नहीं है। यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में इनका वंशवाद का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। कांग्रेस के 685 सांसद हैं मात्र, 2078 की तुलना में 685 विधायक, जिसमें से 285 लगभग में 32.5%, सबसे ज़्यादा खासकर उत्तर भारत में वंशवाद से प्रेरित है यह। क्यों? क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ये बोल करके कांग्रेसी आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के तहत इसमें तो और लोकतंत्र होना चाहिए था। इसमें तो ज़मीन पर जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको आगे ले जाना चाहिए था। आजकल आप राहुल गांधी जी के साथ में प्रियंका वाड्रा के बेटे को देख रहे होंगे, है ना। तो अगला पीढ़ी है वो। तृणमूल कांग्रेस 266 में से 33 हैं, 12.3%। डीएमके 130 में 17.4%। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जो है चंद्रबाबू नायडू 31 हैं, 31.5% है। ये आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू परिवार का बोलवाला है। और देखिए 31.5% विधायक अपने ही परिवार से। इस बार तो बिहार में भी बांटे गए हैं, छोटी पार्टियों को तो छोड़ ही दिया है इसमें, 100 परिवार लिया है, समधी समधन बेटा बहू सबको विधायक का टिकट मिला है। समाजवादी में भी यही हाल है, 155 में से 34.8% है। मुलायम और अखिलेश परिवार जो है, मुलायम सिंह जी तो अब नहीं रहे। आम आदमी पार्टी में 134 में से 8 है, 8.1%। आरजेडी में 98 में से 30 है। 98 विधायक में से 30 विधायक इनके किसी न किसी परिवार से ही आते हैं, है ना। 30.3%। बिहार में सबसे ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड 81 में से 28, 34.5%। बिहार की दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी और जेडीयू, हाल देख लीजिए। जेडीयू में यह है कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया और शीर्ष नेतृत्व में एक वही हैं जिन्होंने नहीं बढ़ाया। आरजेडी में वैसा नहीं है, आरजेडी में लालू जी पार्टी का अध्यक्ष हैं और तेजस्वी यादव सीएम के उम्मीदवार हैं। तो ये बिहार की पार्टियों का है। बिहार के बारे में आपसे स्पेसिफिक डेटा पूछ सकता है, इसलिए मैंने इन दोनों पर जोर दिया है, इसको भी याद रखिएगा।
ये आंकड़े सितंबर 2020 तक के अपडेटेड हैं। बीजेपी में वंशवाद कम है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि यह नेपोटिज्म भाई भतीजावाद का रूप बदल रहा है, जैसे पूर्व नेताओं के बच्चों को टिकट देना। बिहार वंशवाद जैसे किसी वंश से तो नहीं है, लेकिन बीजेपी की बता रहे हैं ये कि पूर्व के नेता हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, तो पंकज जो है, पंकज सिंह नाम है, वो यहाँ उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। तो ये कैसे है भाई? क्योंकि उन्हीं कारण उसको टिकट मिला है। बिहार वंशवाद रिपोर्ट का एक बड़ा फोकस बिहार पर है, जब वंशवाद चरम पर है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है। बिहार विधानसभा में 42%, 243 सीटें हैं। आरजेडी 42%, आउट गोइंग एमएलए पिछले विधायकों वंशवादी हैं। यह पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। 243 में सबसे ज़्यादा जो बीजेपी के आरजेडी के विधायक बने थे, उसमें से 42% का लगभग किसी न किसी वंश से वहाँ पर हिस्सा है, किसी न किसी वंश से बिलोंग करते हैं। आरजेडी वंशवाद 70 या 28.1% ज़्यादा है। लालू यादव का परिवार, रागिनी यादव, रोहिणी, आचार्य, तेज प्रताप, तेजस्वी प्रमुख हैं। रिपोर्ट कहती है कि आरजेडी में 30 से ज़्यादा वंशवादी विधायक वर्तमान में भी हैं। बीजेपी का हिस्सा 17 विधायक हैं, 32.5% तक ही यहाँ पर परिवारवाद है, लेकिन कम है। कुल बिहार 42% विधायक वंशवादी हैं। 100 में से 42% विधायक वंशवादी हैं। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में परिवारवाद के बारे में बताइए, तो ये ऐसे आंकड़े आपको कहाँ पर मिलेंगे? इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ है भाई, आपको ये लिख कर के आना है, ठीक है। अब देखिए इसका जरा कारण को देखते हैं। कारण क्या है इसका? परिवारवाद की जड़ें और संरचना क्या है? ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक स्वीकृति है। लोग जो हैं उसी परिवार के लोगों को सही मानते हैं। जैसे एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार है, राजस्थान में जो परिवार था वो भी उन्हीं से बिलोंग करता था। जैसे तमिलनाडु में स्टालिन का परिवार है, जैसे बिहार में लालू यादव का परिवार है, जैसे यूपी में सपा का है, अखिलेश यादव का परिवार है, और इसी प्रकार से जैसे कश्मीर में अब्दुल्ला का परिवार है। इसी प्रकार से लोग जो हैं इनके डायनेस्टी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और लोग नई चीज़ों की ओर बढ़ भी नहीं पाते हैं। इसके कारण से सबसे बड़ा यह परिवारवादी चीज़ बनता है। दूसरा जो है राजनीतिक संस्थाओं की कमजोरी, टिकट वितरण की पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया। आपने देखा होगा जैसे अलीनगर, दरभंगा के तहत आता है अलीनगर, वहाँ से जो बीजेपी के थे विधायक, उनको हटा करके किसको ले आए ये? तो मैथिली ठाकुर को ले आए। बहुत अच्छा गाती हैं वो, शानदार गाती हैं, लेकिन विधायक बनने की क्या योग्यता है उनके अंदर? तो गांव में रहती भी नहीं है, बिहार में रहती भी नहीं है, दिल्ली में रहती हैं। तो कौन सी योग्यता है भाई? जीरो, कोई योग्यता नहीं, जीरो, शून्य। लेकिन दे दिया गया, तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाता है। इसी प्रकार से कोई बड़े परिवार का अगर कोई नेता आता है, आते ही उसको बना दिया जाता है। राजीव गांधी को किस हिसाब से इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद पायलट से हटा करके प्रधानमंत्री देश का बना दिया गया, कंपनी का सीईओ नहीं? ये क्या दिखाता है? ये भी यही चीज़ को दिखाता है। भारतीय दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी परिवारवाद को बढ़ावा देती है। पार्टियां टिकट बांटते समय पारिवारिक वफादारी को प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि परिवार पार्टी के संगठन, फंडिंग, स्थानीय नेटवर्क को नियंत्रित करते हैं, फंडिंग करते भारी मात्रा में। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी प्रमुख दल बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, आरजेडी ने 30 से 40% सीटें परिवारवादियों को दी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। आर्थिक असमानता, संसाधनों का एकाधिकार। अभी एक स्टूडेंट लीडर थे बिहार के हैं, मतलब वो भी दरभंगा बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं। कहाँ से उनके पास फंडिंग आएगी? कहाँ से पैसा आएगा? नहीं, अभी नहीं है फंडिंग, नहीं है पैसा, तो क्या होगा? वैसे लोग नहीं जीत पाते हैं जो कि वास्तविक ज़मीनी हकीकत से मुद्दे उठाएंगे वो। लेकिन जो ऊपर के बड़ी फंडिंग वाले होंगे, परिवारवादी होंगे या मजबूत बिजनेसमैन का सपोर्ट होगा, वो जीत जाएंगे। अगला देखिए क्या है? वोटर व्यवहार और सामाजिक जातिगत दबाव जो है ये भी उत्पन्न होता है। परिवारवाद के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? परिवारवाद के परिणाम ज़्यादातर विनाशकारी हैं, लोकतंत्र के विकास, सामाजिक न्याय को प्रभावित करते हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह स्थिरता प्रदान करता है, लेकिन कुल मिलाकर के नुकसान अधिक है इसका। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वोट किसी को भी दो, मुख्यमंत्री तो वही बनेगा, है ना? इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। शासन सत्ता तो उन्हीं के हाथों में रहेगी। भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और एकाधिकार हो जाता है कि हमारे परिवार का कोई लड़का यहाँ से खड़ा हो रहा है तो जीतेगा ही जीतेगा, नो मैटर कि वहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं क्या करती हैं? जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जो है वो शून्य हो जाती है, कोई जवाबदेह नहीं होता और जनता प्रदूषण में सांस ले रही होती है, खुद एयर प्यूरीफायर लगा करके बैठे होते हैं।
2024 में गौतम अदानी जैसे उद्योगपति के साथ राजनीतिक संबंधों ने नेपोटिज्म के आरोप को जन्म दिया। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह राजनीतिक एकाधिकार को पैदा करता है जहां संस्थाएं, चुनाव आयोग, न्यायपालिका प्रभावित होती है। नतीजा क्या होता है? तो नतीजा जनता के हक में पॉलिसीज नहीं बन पाती है। सामाजिक व आर्थिक असमानता का विस्तार होता है। कुछ सकारात्मक परिणाम भी होते हैं, जैसे पॉलिसी स्थिरता रहती बनी हुई कि पॉलिसी एक ही समान रहेगा और लोकतंत्र में स्थिरता बनी हुई रहती है। सरकार में स्थिरता बनी रहती है, लोकतंत्र में नहीं बनी रहती है। तो इसको भी याद रखिएगा। एक और टॉपिक था बिहार से पलायन, वो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इसका समाधान क्या हो सकता है वो आप मुझे बताइएगा कि समाधान कैसे इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। सही लगा हो वीडियो तो ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू।